हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं। एंड उसका जो है 11 चैप्टर हमने यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी चाइना एंड जापान। तो हमने यहाँ पे जापान के हर एक एस्पेक्ट को कवर कर लिया है। किस तरह से जापान जो है, चाहे एक छोटा सा ये आइलैंड कंट्री है और ये स्ट्रिंग है आइलैंड्स की, कई सारे आइलैंड्स इसमें यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो इसने जो है अपने आप को कॉलोनाइजेशन से किस तरह से बचाया था। जिस समय में यहाँ पे जो एक तरह से ब्रिटेन जो है या फिर यूरोपियन कंट्रीज है वो पूरे वर्ल्ड को कॉलोनाइज कर रही थी, एंड इवन चाइना भी जो है वो इससे नहीं बच पाया था। तो जापान ने जहाँ पे जो है ना इसे अपने आप को किस तरह से बचाया था, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर की है। एंड इवन जो है इन्होंने पर्ल हार्बर जो है यूएसए का, उसके ऊपर भी जो है हमला कर दिया था जापान में। तो जापान ने, तो फिर किस तरह से जो है ये वर्ल्ड वॉर टू में जो है एक तरह से ये कूद पड़ता है। फिर हाउएवर इन्हें जो है वर्ल्ड वॉर टू में हार का सामना करना पड़ता है यूएसए एंड उसकी जो कुछ अलाइड फोर्सेस थी, अलाइड कंट्रीज जो थी, राइट, वो यहाँ पे जो है ना जापान को हरा देते हैं। तो वहां पे हराने के बाद में फिर से जो है जापान एक नया ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन के जो है फिर उभरता है। तो जो है एक तरह से आज जो है ये एक डेवलप्ड कंट्री जो है वो बन चुका है। हाउएवर कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो यहाँ पे रहेंगे ही किसी ना हर एक कंट्री में। तो जो है फिर भी जो है ये आज डेवलप्ड कंट्री की लाइन में आता है। तो ये चीजें हमने कवर की थी एंड आज हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट दी चाइना, राइट। चाइना के बारे में भी हमने जो है काफी सारी चीजें जो है वो देखी थी, इसके बारे में भी पढ़ना स्टार्ट किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। एंड किस तरह से जो है ये भी यही इनका फोकस रहता है कि हम जो है ना टोटली जो वेस्टर्न कंट्री है ना उनके नीचे दब ना जाएं। जैसे कि उनके सामने एक हम बात करें तो इंडिया जो है वो एक मेन एग्जांपल था, या फिर कुछ और एशियन कंट्रीज थी, किस तरह से उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे एशियन कंट्रीज को कॉलोनाइज किया था। तो इनका भी यही रहता है कि हम जो है ना उनके नीचे दब के ना रह जाएं। एंड फिर जो है ये मॉडर्नाइज भी करने की कोशिश करते हैं अपने आप को, एंड फिर जो है जिसकी वजह से वही चीजें ये करते हैं, जापान में जो है अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं, या फिर कुछ एक तरह से तो यूरोपियन कंट्रीज में जो अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं जो कि नए आइडियाज को जो है यहाँ पे चाइना में लेके आए, राइट। तो वो चीजें हमने देखी थी एंड आज हम बात करेंगे अबाउट इस्टेब्लिशिंग द रिपब्लिक की, जो है ये रिपब्लिकन कंट्री जो है वो किस तरह से बनती है, वो देखेंगे आज यहाँ पे, राइट। यहाँ पे जो है ना एक एम्पायर थी पुरानी। तो आपको पता ही है कि ये जो एम्पायर्स होती हैं ये जो है ना टोटली हर एक चीज़, जैसे आर्मी होती है, इकोनॉमी जो होती है ना वो इनके कंट्रोल में होती है। एंड ये जो है ना एक तरह से राइट्स जो होती हैं आम लोगों के वो नहीं प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे मानचो एम्पायर थी चाइना में, उसे फिर जो है ना ओवरथ्रो कर दिया जाता है। उसके बाद में एक रिपब्लिक जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है 1911 में। किसके अंडर? सुन यात सेन के अंडर, राइट। एंड इन्हें जो है ना एक तरह से मॉडर्न चाइना का जो है फाउंडर बोला जाता है। वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे एंड मिशनरी स्कूल्स में जो है उन्होंने स्टडी की थी, जहाँ पे जो है उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, क्रिश्चियनिटी के बारे में भी पढ़ा था, एंड इवन जो है उन्होंने मेडिसिन की स्टडी की थी। पर जो है ना वो चाइना की फेट को लेके जो है ज्यादा कंसर्न रहते थे। तो उन्होंने जो है एक प्रोग्राम यहाँ पे अपनाया था। सो हिज प्रोग्राम वाज कॉल्ड दी थ्री प्रिंसिपल, राइट। तीन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है उनका प्रोग्राम जो है वो बेस्ड था। पहला था यहाँ पे नेशनलिज्म के ऊपर, राइट, देशभक्ति के ऊपर, नेशनलिज्म के ऊपर जो है पहला उनका प्रोग्राम जो है वो डिपेंड रहता है। इसका मतलब ये था कि मांचू जो थे, राइट, यहाँ पे जो मांचू एम्पायर के रूलर थे उन्हें ओवरथ्रो करना, पहला उनका यही प्रिंसिपल रहता है कि चाइना को किस तरह से बचा सकते हैं। उसमें था कि मांचू को ओवरथ्रो करना, जो कि एक फॉरेन डायनेस्टी है। एंड इवन जो फॉरेन इंपीरियलिस्ट यहाँ पे थे, जो कि एक तरह से हाउएवर वो ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ तक पहुंच चुके थे, इनके कई सारे एरियाज को जो है अपने कंट्रोल में कर भी चुके थे, तो उन्हें जो है ओवरथ्रो करना है। डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश करनी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश करनी है। एंड सोशलिज्म, एक सोशलिज्म जो है वो यहाँ पे लेके आना है, जो कि कैपिटल को रेगुलेट करेगा एंड जो लैंड होल्डिंग्स होती है ना उसे भी इक्वलाइज यहाँ पे किया जाएगा। हाउएवर जो सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन थी यहाँ की, वो जो है फिर भी अनस्टेबल ही रहती है, वो ज्यादा सुधरती नहीं है। 4 मई 1919 को जो है एक एंग्री डेमोन्स्ट्रेशन जो है लोगों के द्वारा बीजिंग में जो है होता है। किस चीज के लिए जो होता है? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द पोस्ट वॉर पीस
कॉन्फ्रेंस, राइट। यहाँ पे जो चाइना है ना, चाइना वो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 जब हो रही थी तो उस समय में चाइना जो है वो किसे सपोर्ट कर रहा था, चाइना जो है ना वो ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहा था, जो अलाइड फोर्सेस थी ना यहाँ पे, उन्हें वो सपोर्ट कर रहा था। तो जो है ना फिर भी यहाँ पे पीस कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई थी। तो इनके इसमें जो है जो भी डिसीजंस लिए गए थे ना, वो डिसीजंस यहाँ पे जो है ना एक तरह से जनता को पसंद नहीं आते हैं, जो चाइना के लोग हैं उन्हें यहाँ पे पसंद नहीं आते हैं, राइट। तो क्या था, डिस्पाइट बीइंग एन अलाई ऑफ द विक्टोरियस साइड लेड बाय द ब्रिटेन, चाइना डिड नॉट गेट बैक द टेरिटरीज सीज्ड फ्रॉम इट। मीन जो टेरिटरीज यहाँ पे चाइना की ब्रिटेन ने सीज की थी, राइट, तो वो जो है ना यहाँ पे फिर भी उसे नहीं मिलती है। इसने जो है सपोर्ट किया था, ब्रिटेन ने जो है ना इनके साथ संधि की थी चाइना के साथ कि आप हमें यहाँ पे सपोर्ट करें वर्ल्ड वॉर 2 में, तो इसके बदले में आपकी जो टेरिटरी सीज की गई है वो आपको वापस दे दी जाएंगी। बट क्या था, यहाँ पे ब्रिटेन जो है ऐसा नहीं करता है। पोस्ट वॉर पीस कॉन्फ्रेंस जो है ना उसमें जो भी चीजें यहाँ पे डिसीजंस जो है लिए गए थे वो फुलफिल नहीं किए जाते हैं। ओके, तो क्या था, सो प्रोटेस्ट जो है वो एक मूवमेंट बन जाती है एंड होल जनरेशन जो है ना वो एक तरह से ट्रेडिशन जो होता है ना इनका, उसको उसे जो है अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये कौन सा ट्रेडिशन है, यहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं कंट्री में, एंड एक तरह से कॉल डालते हैं फॉर सेविंग द चाइना थ्रू द मॉडर्न साइंस डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म। ये बोलते हैं कि जो ट्रेडिशनल चीजें हैं ना उन्हें हमें छोड़ देनी चाहिए एंड चाइना को हमें जो है मॉडर्न साइंस डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म के थ्रू जो है बचाना है। हमें ऐसा नहीं है कि संधियां करनी है एंड एक दूसरे के साथ जो है अच्छा बिहेवियर करना है, तो ये जो पुराने ट्रेडिशनल तरीके हैं ना उसे छोड़ देना चाहिए एंड हमें जो है चाइना को बचाना चाहिए थ्रू दी मॉडर्न साइंस डेमोक्रेसी एंड दी नेशनलिज्म, राइट। क्योंकि ब्रिटेन के साथ जो है इन्होंने यहाँ पे संधि की थी वॉर से पहले कि जो है हम जो चाइना है वो एक तरह से ब्रिटेन को सपोर्ट करेगा वर्ल्ड वॉर 2 में, तो उसके बदले में ब्रिटेन जो है ना चाइना की जितनी भी टेरिटरीज थी वो वापस दे देगा, बट वहां पे वो नहीं दी जाती हैं। वॉर के बाद में जो है यहाँ पे एक पीस कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें जो डिसीजंस यहाँ पे लिए जाते हैं ना, यही डिसीजन लिए जाते हैं कि चाइना की टेरिटरीज उन्हें वापस नहीं दी जाएंगी। ओके, तो अब क्या था, रेवोल्यूशनरीज जो है वो यही बोलते कि फॉरेनर्स को हमारी कंट्री से बाहर निकालें, जो हमारे कंट्री के रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पे इन इक्वालिटीज जो है चाइना में उसे रिमूव किया जाए, पॉवर्टी को जो है यहाँ पे रिड्यूस किया जाए। तो वो बोलते हैं कि कुछ और भी रिफॉर्म्स यहाँ पे लाने होंगे, जैसे कि राइटिंग में सिंपल लैंग्वेज का यूज होगा एंड फुट बाइंडिंग जो यहाँ पे होती थी ना, पैर बांध के रख दिए जाते थे, जैसे स्लेवरी जैसी जो चीजें थी ना वो यहाँ पे अवेलेबल थी, उसे भी एबोलिश करना है। वुमेन जो है उनको सब ऑर्डिनेट किया जाता है, वो चीजें खत्म करनी है। मैरिज में इक्वालिटी लेके आनी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे होना चाहिए टू एंड दी पॉवर्टी, तो ये रिफॉर्म्स यहाँ पे लाने होंगे। सो ये रिपब्लिकन रेवोल्यूशन था कंट्री का। तो इसके बाद में जो कंट्री है ना वो एक टर्मोइल के पीरियड में जो है एंटर हो जाती है। यहाँ पे कई सारे जो है पॉलिटिकल ग्रुप्स बन जाते हैं, कोई कुछ यहाँ पे डिमांड कर रहा था, कोई कुछ डिमांड कर रहा था, एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पे षड्यंत्र जो होते वो रचने स्टार्ट कर देते हैं। तो गोइमनदांग, राइट, जो कि नेशनल पीपल पार्टी के लीडर थे, एंड सीसीपी, राइट, ये दो ऐसी पार्टी थी जो कि मेजर फोर्सेस बन के यहाँ पे उभरती हैं कंट्री को यूनाइट करने के लिए, यहाँ पे स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो यहाँ पे सुन यात सेन के जो आइडियाज थे ना उन्हें ही ये दोनों अपनाते हैं। यहाँ पे गुइमिंदांग एंड जो सीसीपी है दोनों जो है यहाँ पे सुन यात सेन के आइडियाज को ही अपनाते हैं। वो ही इनके जो है पॉलिटिकल फिलोसफी के एक तरह से बेसिस बनाते हैं, यहाँ पे बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द गुइमिंदांग, राइट। इनके आइडिया जो है वो इनके पॉलिटिकल फिलोसफी के जो है ना मेन बेसिस बन जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे 4 चीजों की जो है मेन जरूरत है, 4 ग्रेट नीड्स हैं, क्लॉथिंग, फूड, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसके ऊपर हमें फोकस करना होगा। तो जब सुन यात सेन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में शियांग काइशेक जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट लीडर बन के यहाँ पे उभरते हैं, राइट। एंड वो जो है मिलिट्री कैंपेन एक तरह से लॉन्च करते हैं टू कंट्रोल दी वॉर लॉर्ड्स, राइट। जो वॉर लॉर्ड्स है ना यहाँ पे जनरल्स होते हैं आर्मी के, उनके पास भी पावर काफी ज्यादा आ जाती थी। तो उन्हें जो है कंट्रोल करने के लिए, सोसाइटी को स्टेबलाइज करने के लिए जो है उनके खिलाफ मिलिट्री कैंपेन ये स्टार्ट करते हैं एंड एक तरह से जो कम्युनिस्ट थे यहाँ पे उन्हें एलिमिनेट करने के लिए ये कोशिश करते हैं।
एंड वो बोलती हैं डेट सेकुलर एंड रैशनल कंफ्यूजनिज्म जो है ना वो हमें यहाँ पे लाना होगा, एंड उसके अलावा यहाँ पे नेशन को भी मिलिटराइज भी करना होगा सो डैट कि हम यहाँ पे दूसरी कंट्री से अपने आप को बचा सके। सेकुलरिज्म तो यहाँ पे लाना होगा, रैशनल तरीके यहाँ पे जो है सोचने समझने के हमें यहाँ पे लाने होंगे, उसके अलावा नेशन जो है उसे मिलिटराइज भी करना होगा, राइट। चियांग काशिक जो है वो ये बोलते हैं सुन यात सेन की डेथ के बाद में, राइट। So the people he said must develop a habit and instinct unified behavior। तो यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें भी कुछ अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने होंगे। यूनिफाइड बिहेवियर जो होता है ना, सभी एक अच्छा बिहेवियर जो है वो यहाँ पे लेके आए, एंड एक तरह से हर एक पर्सन जो है वो सेम जो है नेशनलिज्म के जो आइडियाज है ना उन्हें यहाँ पे अपनाए। एंड इवन वुमेन को जो है वो बोलते हैं कि वो उनके अंडर 4 वर्चूज होने चाहिए, वुमेन के अंडर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे होने चाहिए, चैस्टिटी, शुद्धता, अपीयरेंस को लेके, स्पीच को लेके एंड इवन वर्क को लेके जो है ना इन चीजों के ऊपर जो है वो यहाँ पे वुमेन फोकस करे। एंड वो भी ये भी बोलते हैं कि वुमेन का जो है यही काम है कि हाउस होल्ड को संभालना, वो वहीं तक जो है उनका काम है। एंड इवन जो हेमलाइंस होती है, जो स्कर्ट्स होती है ना, उनकी लेंथ को भी यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर दिया गया था इनके द्वारा। हाउएवर थोड़ा सा नैरो बेस था इनका थिंकिंग का। सो द गोइमिदांग सोशल बेस वाज इन अर्बन एरियाज। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो पार्टी थी ना इनकी गोइमिदांग की, इनका जो सोशल बेस यहाँ पे रहता है ना वो उन्होंने बस अर्बन एरियाज को ही फोकस किया था। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है उसके ऊपर भी ये फोकस नहीं करते हैं, वो भी स्लो रहती है एंड लिमिटेड रहती है। एंड उसके अलावा इन सिटीज सच एज शंघाई की अगर हम बात करें जो कि मॉडर्न ग्रोथ का जो है एक सेंटर बन जाती हैं, तो वहां पे जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी ना वो यहाँ पे कितनी थी, 5 लाख थी। एंड ऑफ दिस हाउएवर ओनली अ स्मॉल परसेंटेज वर एम्प्लॉयड इन द मॉडर्न इंडस्ट्रीज। इसमें से जो लोग यहाँ पे जो वर्किंग क्लास थी ना इंडस्ट्री में काम करती थी उनमें से कुछ ही यहाँ पे मॉडर्न इंडस्ट्री में काम करते थे, जैसे कि शिप बिल्डिंग हो गए, बाकी जो है ट्रेडर्स थे, शॉपकीपर्स के अंडर काम करते थे। एंड अर्बन वर्कर्स जो कि मेनली वुमेन थी यहाँ पे, राइट, वुमेन की जो सैलरी थी वो भी काफी कम थी, बाकी लोगों की भी सैलरी काफी कम की गई थी, वर्किंग आवर्स काफी लंबे रखे गए थे, जो कंडीशंस होती हैं काम की वो भी काफी ज्यादा बुरी थी। तो उन्होंने कोई गोइमिदांग ने जो है ना इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं किया था, ओके। एंड उनका सोशल बेस भी जस्ट अर्बन एरियाज ही रहते, रूरल एरिया के ऊपर फोकस नहीं किया था। तो आप जो है इंडिविजुअलिज्म जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है, तो वुमेन की राइट को लेके भी जो लोग हैं वो ज्यादा एक तरह से कंसर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। वीज टू बिल्ड द फैमिली एंड डिस्कशंस अबाउट द लव एंड रोमांस। तो कई सारे टॉपिक्स को लेकर लोग जो है थोड़ा सा अवेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा सोशल एंड कल्चर चेंज की अगर हम बात करें, सोशल एंड दी कल्चर चेंज वाज हेल्प्ड अलोंग बाय द स्प्रेड ऑफ स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पे अगर सोसाइटी की बात करें या फिर कल्चर जो है किस तरह से चेंज होता है, जब स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज जो है वो फैल जाती है तो लोगों की थिंकिंग यहाँ पे इन चीजों को लेके भी चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर जर्नलिज्म की अगर हम बात करें वो फ्लरिश हो जाता है, नई थिंकिंग के आइडियाज जैसे जो होते हैं, राइट, उसकी तरफ अट्रैक्शन जर्नलिज्म का भी यहाँ पे बढ़ जाता है। एक पॉपुलर था लाइफ वीकली, राइट, जो कि जाओ ताफून के द्वारा जो है इसे एडिट किया गया था, वो नए ट्रेंड को यहाँ पे हमेशा ही लेके आता था। सो इट इंट्रोड्यूस रीडर्स टू द न्यू आइडियाज। तो ये जो है नए आइडियाज को लेके आता था टू द रीडर्स एज वेल एज टू द लीडर्स सच एज द महात्मा गांधी एंड केमाल अतुर्क, मॉडर्निस्ट लीडर ऑफ द टर्की। तो इस तरह के जो मेन लीडर्स है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके आइडियाज को जो है ये लोगों तक पहुंचाती थी ये जो मैगजीन थी। इसकी सर्कुलेशन भी जो है ना अराउंड 1933 में जो है 2 लाख कॉपीज थी, इतनी सर्कुलेशन थी उस समय में ही। तो हाउएवर गोइमिदांग जो है वो यही अटेम्प्ट करते कि हम कंट्री को यूनिफाइड करें, बट फिर भी जो है वो फेल रहते हैं क्योंकि उनका जो सोशल बेस था जैसे आपको बता चुकी हूँ काफी नैरो था एंड पॉलिटिकल विजन भी काफी लिमिटेड था, राइट। सो क्या था यहाँ पे एक मेजर प्लान था, सुन येत सेन का जो प्रोग्राम था ना उसके प्रोग्राम का जो एक हिस्सा जो था वो टोटली इन्होंने इग्नोर कर दिया था, राइट। पीजेंट्री जो थी वो इन्होंने यहाँ पे टोटली इग्नोर कर दी थी एंड सोशल इनइक्वालिटीज जो थी ना उसके ऊपर बिल्कुल भी इन्होंने फोकस नहीं किया था। एंड उसके अलावा कैपिटल को रेगुलराइज करना वो उसके ऊपर भी काम नहीं किया था, लैंड को इक्वलाइज करना उसके ऊपर भी इन्होंने काम नहीं किया था। तो जस्ट मिलिट्री ऑर्डर जो है इम्पोज करने के बारे में इन्होंने सोचा था एंड टू एड्रेस द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल, जो लोगों की प्रॉब्लम है यहाँ पे उन्हें सॉल्व करने के लिए।
आप देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है यहाँ पे, राइट, सीपीसी जो है वो किस तरह से राइज होती है। जब जापान ने चाइना को इन्वेड किया था 1937 में, तो गोइमदांग जो है ना वो रिट्रीट कर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो काफी लंबी वॉर यहाँ पे चलती है जापान के साथ, जिसमें जो चाइना है काफी कमजोर हो जाता है। हर एक चीज के जो प्राइसेस होती है ना वो 30% से जो है वो बढ़ चुके थे। ओके, एंड जो ऑर्डिनरी लोग थे ना उनकी लाइफ यहाँ पे टोटली डिस्ट्रॉय हो रही थी। तो जो रूरल चाइना था ना उसमें दो क्राइसिस देखने को मिलते हैं। पहला तो इकोलॉजिकल था, सॉइल जो है टोटली एग्जॉस्ट हो रही थी, डिफोरेस्टेशन हो रहा था, फ्लड्स यहाँ पे आ रहे थे। दूसरा सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे, जो लैंड टेन्योर सिस्टम है ना वो काफी एक्सप्लॉयटेटिव था, काफी इंटरेस्ट लिया जा रहा था उनसे। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी थी यहाँ पे, पुअर कम्युनिकेशन सिस्टम था। तो यहाँ पे रूरल चाइना जो है ना वहाँ पे काफी सारी प्रॉब्लम्स थी। इन्हें जो है ना एक तरह से सॉल्व करना एक मेन हिस्सा था यहाँ पे इनके आइडियाज का, सीसीपी के। तो सीसीपी जो है 1921 में फाउंड की गई थी आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन, जब हुआ था रशिया का जो रेवोल्यूशन था, राइट। तो रशिया की जो सक्सेस थी ना एक्सरसाइज्ड अ पावरफुल इन्फ्लुएंस अराउंड दी वर्ल्ड। तो रशियन रेवोल्यूशन जो था ना यहाँ पे उसकी सक्सेस को लेके ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है इस सक्सेस का, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, राइट, लोगों के ऊपर। एंड जैसे कि लीडर थे उनके लेनिन हो गए, ट्रोस्की हो गए, तो वो जो है क्या करते हैं, वो कॉमिंटर्न बनाते हैं या फिर थर्ड इंटरनेशनल नाम की एक पार्टी बनाते हैं मार्च 1918 में, पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट को जो है सपोर्ट करने के लिए, सो डैट कि वो एक्सप्लॉयटेशंस जहाँ पे जो हो रही हैं उनकी कंट्रीज में उसमें खत्म किया जा सके। तो ये जो कम्युनिस्ट थे या फिर जो सोवियत यूनियन थी, या उन्होंने क्या किया कि कम्युनिस्ट पार्टीज जितनी भी थी ना यहाँ पे ऑल ओवर दी वर्ल्ड उन्हें सपोर्ट किया था, बट दे वर्कड विद इन द ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग। बट हाउएवर उन्होंने जो है कौन से आइडियाज को फॉलो किया था, जो पुराने मार्क्सिस्ट आइडियाज थे ना उन्हें ये फॉलो करते हैं। एंड दैट रेवोल्यूशन वुड बी ब्राउट अबाउट बाय द वर्किंग क्लास इन दी सिटीज, कि वो बोलते कि रेवोल्यूशन जो है किसी भी कंट्री में ओनली वर्किंग क्लास ही जो है लेके आ सकती है, वो भी सिटीज में ही। तो इनका भी जो है थिंकिंग थोड़ी सी नैरो पेस थी। माओ जेडोंग जो है, जो कि एक मेजर सीसीपी लीडर थे, took a different path by basing his revolutionary program on the peasantry। तो इन्हीं में से एक ऐसे पर्सन थे माओ, वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट पाथ यहाँ पे अपनाते हैं। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे रेवोल्यूशन जो है ना वो पीजेंट लेके आएंगे, राइट, पीजेंट्स को जो है उन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया था। एंड हिज सक्सेस मेड द सीसीपी अ पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स, राइट। उनकी सक्सेस की वजह से जो सीसीपी है वो यहाँ पे चाइना में एक पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स बन जाती है, जो कि यहाँ पे गोइमंदांग को हरा देती है, दूसरी पार्टी को यहाँ पे हरा देती है। अब सीसीपी जो है वो सामने आ जाती है। स्ट्रॉन्ग पीजेंट काउंसिल्स यहाँ पे बनाई जाती हैं, एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लैंड की होती है। तो यहाँ पे जो माओ थे ना वो किस चीज के ऊपर फोकस करते थे कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की जरूरत है, एंड आर्मी जो कि इंडिपेंडेंट हो, ऐसी चीजों की यहाँ पे जरूरत है। वुमेन की प्रॉब्लम को लेके भी वो बात करते थे। रूरल वुमेन एसोसिएशन जो है उन्हें सपोर्ट किया था, जो कि गाँव में थे, राइट। न्यू मैरिज लॉ जो था वो यहाँ पे प्रोमलिगेट किया था। अरेंज मैरिजेस को जो है एक तरह से फॉरबिड किया गया था, जबरदस्ती जो कर दी जाती थी। एंड एक तरह से परचेज एंड सेल ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स वो चीजें खत्म की थी। डाइवोर्स को इन्होंने सिंप्लीफाई किया था। तो का जो एक्चुअल में यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी ना उनके ऊपर जो है माओ ने, जो कि सीसीपी के जो है एक तरह से मेन लीडर थे, वो यहाँ पे जो है काम करते हैं, जो चीजें गोइमतांग नहीं कर पाए थे। अब क्या था, the Goemon blockade of the communist Soviet forced the party to seek another base. This led them to go on what came to be called the Long March, 6,000 grueling and difficult miles to the Shanxi। तो अब क्या होता है, गोइमदांग भी जो है ना एक कम्युनिस्ट सोवियत एरिया जो था ना एक वहां पे ब्लॉकेड कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां से जो अब माओ जो थे या फिर उनके कुछ सपोर्टर थे उन्हें जो है लॉन्ग मार्च करके जो है किसी दूसरी जगह पे जाके रहना पड़ता है। नया बेस बनाते हैं वो यनन, and there they further developed their program to end the warlordism। वारलोड जो होते हैं उन्हें यहाँ पे खत्म किया जाता है, लैंड रिफॉर्म्स लिए जाते हैं, फॉरेन इंपीरियलिज्म के खिलाफ भी जो है वो यहाँ पे लड़ते हैं। सो दिस वन देम अ स्ट्रॉन्ग सोशल बेस। तो इस तरह से जो है काम करके रूरल सोसाइटी के लिए काम किया था माउस ने, एंड इवन जो है इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट लाने की कोशिश की थी, आर्मी को इंडिपेंडेंट करने की इन्होंने कोशिश की थी, लैंड रिफॉर्म्स ये लेके आते हैं। तो इसकी वजह से जो है ना इनका सोशल बेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है।
हाउएवर जब यहाँ पे वॉर चल रही थी तो उस समय में कम्युनिस्ट एंड जो गुइमदांग दोनों ही जो है इकट्ठे मिलके एक तरह से इकट्ठे रहते हैं, मीन अपनी कंट्री को जो है वो बचाते हैं इकट्ठे मिलके, वर्क टुगेदर। बट आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर, जब वॉर खत्म हो जाती है तो जो कम्युनिस्ट है वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर देते हैं पावर में, एंड गुइमदांग जो है उन्हें हरा दिया जाता है। ओके, तो ये तो हमने देखा ही है कि किस तरह से जो है उन्होंने हराया था गुइमदांग को। एंड फिर कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को इन अवर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।